हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए ओपन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि जीके एंड जीएस का। ये टेस्ट हुआ था आपके 15/2/2026 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 8 तक वो सॉल्व करवा दिया है, तो वो भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर करना है भाई। और इस पेपर की पीडीएफ आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि इस प्रश्न में कथन के पश्चात 3 अवधारणाएं दी गई है, और कथन और निम्न अवधारणाओं पर विचार करते हुए ये निश्चित कीजिए कि कौन सी अवधारणा या अवधारणाएं कथन में अंतर्निहित है एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नीचे आपको विकल्प दे रखे हैं और कौन सी अवधारणाएं उपरोक्त कथन के अंदर निहित है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला आपको कथन दे रखा है कि व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता केवल उसकी संपत्ति पर ही निर्भर नहीं करती है। तो अवधारणा दे रखी है कि अधिकांश व्यक्तियों का लक्ष्य केवल अधिक संपत्ति प्राप्त करना है, और संपत्ति के अतिरिक्त जीवन की गुणवत्ता के लिए कुछ और कारक भी योगदान करते हैं, और जीवन की गुणवत्ता में संपत्ति का कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इसमें आपके तीसरा नहीं, संपत्ति का योगदान होता है भाई, कोई नहीं होता, ये गलत है। होता जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ संपत्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा आपके इसके अंदर निहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल अवधारणा 1 और 2 अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और तर्क 2 दिए गए हैं, तय करें कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन दे रखा कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तर्क दे रखा हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। और दूसरा दे रखा कि हाँ, माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। तो इसमें आपके दोनों ही कथन भाई गलत है, क्योंकि दोनों को बराबर तरीके से पढ़ाई करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्ची दोनों एक समान ही है भाई, लड़का लड़की तो समान है। तो उनको ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा पे खर्च कम करना चाहिए। तो इस दोनों ही कथन आपके गलत है। तो इसमें आ जाएगा न तो 1 और न ही 2, दोनों ही कथन है वो असत्य है, और इसमें आपके अंतर्निहित नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है, उसके बाद 1 और 2 से अंकित 2 अवधारणाएं हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं निहित है। तो कौन सी अवधारणा निहित है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आप कथन दे रखा है कि केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया, लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। तो इसमें आपको धारणाएं दे रखी है कि नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था। जो सभी नर्तक आए थे उनका शरीर लचीला था। दूसरा दे रखा कि लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो अगर जिनका शरीर लचीला नहीं है उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो निहित रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें कथन में दे रखा है कि जो व्यक्ति अच्छा नर्तक है वो मतलब उसका शरीर लचीला होता है, और लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। ये कथन में कहा गया है, और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि कथन जो है वही सत्य आपको मानना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों कथन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और तर्क 2 दिए गए हैं, तय करें कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन दे रखा कि क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, और तर्क आपको दे रखा है कि हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। दूसरा तर्क दे रखा कि नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कहीं क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें बिल्कुल दूसरा कथन आपके मजबूत है भाई, पहला कथन आपके मजबूत नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल तर्क नंबर 2 है वो मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और धारणाएं 2 दी गई है। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सी धारणा या धारणाएं निहित है। तो कथन आपको दे रखा है कि पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया है।
और जहां समर्थकों की बड़ी आबद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। तो इसमें धारणाएं दे रखी है कि नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, और दूसरा दे रखा है कि नेता आगामी चुनाव जीतेगा। तो जीतेगा ऐसा कहीं पर भी कथन के अंदर आपके नहीं कहा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, इसका मतलब है कि जनता के बीच तो वो बहुत लोकप्रिय रहने वाला है भाई। तो इसमें आपके पहला कथन नीत है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है। यहाँ एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। कथन पर विचार करके तय कीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है और उत्तर का चयन कीजिए। कथन आपको दे रखा है कि क्या सरकार द्वारा भारत में ऊर्जा परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो तर्क दे रखे हैं आपको कि हाँ, ये हमारे देश की ऊर्जा समस्या में कमी कर सकती है। और दूसरा दे रखा है कि नहीं, ये विदेशी हितों के सामने समर्पण होगा। तो विदेशी हितों के सामने समर्पण को अभी नहीं देखना है, अभी तो हमारे देश की जो ऊर्जा की समस्या है उसको कैसे भी करके हटाना है। तो इसके लिए अगर हमें विदेशी कंपनियों के पास भी निवेश करना पड़े तो उनके भी निवेश ले लेना चाहिए। तो इसमें आपके पहला कथन मजबूत है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। चलो ऑप्शन नंबर 4, केवल तर्क 1 है वो मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धारणा 1 और 2 दी गई है। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सी धारणा या धारणा ये निहित है। तो आपको कथन दे रखा है कि देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ये कपड़े का आयात करना जारी रखता है। तो धारणाएं आपको दे रखी है। धारणा 1 दे रखी है कि एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही है, और दूसरा दे रखा है कि एक्स की कपड़ा फैक्ट्रियाँ अकुशल है। तो अकुशल अगर होती तो इसमें कारखानों की संख्या वृद्धि होने के बावजूद ये कपड़े का आयात बाहर से करती है। तो अकुशल फैक्ट्रियाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन आपके कपड़े की जो मांग है वो बहुत बढ़ गई होगी, इसीलिए बाहर से मंगवाना पड़ रहा होगा। तो इसमें आ जाएगा केवल और केवल पहला आपके तर्क या धारणा है वो नीत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है कि बड़ला सोलर पार्क के विभिन्न चरणों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको दे रखा है चरण, सूची 2 में दे रखा है आपको संबंधित फर्म। तो प्रथम चरण में दे रखा है आपको, तो इसमें आ जाएगा आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पहले में आ जाएगा 1 नंबर। दूसरे में दे रखा है आपको दूसरा चरण के अंदर, तो इसमें भी आ जाएगा आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, यानी कि इसका भी रहेगा 1 नंबर। और तृतीय चरण में आ जाएगा आपके इसमें कि सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान जो लिमिटेड है वो इसमें आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे। तीसरे चरण में रहेगा दूसरा कथन। और चतुर्थ चरण में आ जाएगा आपके इसमें कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, यानी कि 3 नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना यानी कि REDA और RSPCL के विलय से किस वर्ष हुई थी। इसमें जो विलय है ये किस वर्ष इनकी होती है, विलय के बाद ये जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना होती है ये कौन से ईयर में होती है। तो इसमें आ जाएगा आपके 2002 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना है वो REDA और RSPCL के विलय से होती है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2002 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है कि एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि यह नीति 29 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी, जो कि आपके गलत है। दूसरा दे रखा है कि इस नीति हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट में प्रमुख योगदानकर्ता राज्य बनना है, बिल्कुल। इसका उद्देश्य यही है कि जो अपना राष्ट्रीय लक्ष्य है 500 गीगावाट का, उसमें राजस्थान को एक प्रमुख योगदानकर्ता के राज्य के रूप में प्रस्तुत करना है। तो इसका ये भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, B और C कथन आपके सत्य है भाई। तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है कि सौर ऊर्जा आजीविका योजना के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन कौन सा है उसका आपको पहचान करके इसमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके कि योजना के तहत 26 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक लीज रेंट लागू होगा। तो ये आपके इसमें कथन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो योजना के तहत 26 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक जो लीज है उसे लीज रेंट है वो लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है कि पीएम कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे आप कथन दे रखे हैं A B C D, इसे विचार करना है और कौन सा नीचे दे रखे उस कोट में से कौन सा कोट इसमें सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता को सर्जित करने हेतु यह योजना लाई गई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस योजना में 3 कंपोनेंट रहते हैं, तो ये भी आपके सही है। कुसुम योजना के अंदर रहता है ना ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, तो इसमें आपके 3 कंपोनेंट भी रहते हैं, तो ये भी आपके सही है। कंपोनेंट ए के तहत 5 मेगावाट तक के छोटे सोलर प्लांट स्थापित करके 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य है, जो कि गलत है। कंपोनेंट ए के द्वितीय चरण का संचालन वर्तमान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी कथन आपके गलत है भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ए व बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा या कौन से स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर जो स्थल है इसमें कौन कौन से किले शामिल है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले आपको दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ किला, तो चित्तौड़गढ़ किला इसमें आपके शामिल रहता है भाई। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ किला, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, तो पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरा दे रखा आपको मेहरानगढ़ किला, जो कि इसमें आपके शामिल नहीं है। तीसरा दे रखा गागरोन किला, तो ये भी आपके इसमें शामिल है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। जंतर मंतर जयपुर ये भी आपके इसमें शामिल है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1, 3 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है कि पर्यटन के संदर्भ में MICE का पूर्ण रूप है। तो MICE का जो पूर्ण रूप रहने वाला है वो आ जाएगा आपके मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सहिबिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आपके पूर्ण रूप रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। कौन से कथन सत्य है उनकी पहचान करनी और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि ये नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अनुसार राज्य का उद्देश्य समन्वित प्रयासों में तेजी और अधिक निवेश आकर्षित करके अगले 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। जो पर्यटन अर्थव्यवस्था है इसको 5 वर्षों के अंदर दोगुना करने का इसका टारगेट रखा गया है। तीसरा आपको दे रखा है कि फायर NOC एक बार में 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें 1, 2 और 3 सत्य है। और 4 नंबर तो इसमें तीनों ही सत्य है, आपके 4 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 4, 1, 2 और तीनों ही कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा कि भारत के कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य रहता है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा सबसे पहला कथन आपको दे रखा कि वर्ष 2025-26 में स्तर कीमतों पर कृषि और उप क्षेत्रों की वृद्धि 2.7% रही, जो कि आपके गलत है। दूसरा दे रखा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान स्तर मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.4% रही थी, ये आपके सत्य है भाई। वित्त वर्ष 2016 और 25 तक दशकीय वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक रही थी, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 व सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है फसल, सूची 2 में आपको दे रखा है शीर्ष उत्पादक, इनको सही सुमेलित करते हुए आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि मूंगफली, तो मूंगफली का जो उत्पादन है ये सर्वाधिक होता है आपके गुजरात के अंदर। तो गुजरात का जो राजकोट नामक स्थान है वो आपके इसमें सर्वाधिक उत्पादन रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके 5 नंबर। चावल का उत्पादन सर्वाधिक अपने यूपी के अंदर होता है, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा मक्का, तो मक्के के अंदर सर्वाधिक देखा जाए तो आपके MP जो क्षेत्र है
ये आपके मक्के के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। और फिर आपको दे रखा सोयाबीन, तो सोयाबीन के लिए महाराष्ट्र आपके इसमें सबसे पहले आएगा, इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 5, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है, कृषि विज्ञान द्वारा अनुशंसित मानकों के अनुसार नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास यानी कि N/P/K का संतुलित अनुपात है। तो इनका जो संतुलित अनुपात रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 4/2/1, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटास है ये आपके 4/2/1 के अनुपात में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर आपको दे रखा है, कृषि शासन में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए नवाचारों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड का आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सूची 1 में आपको दे रखा है कि पहल या नवाचार, सूची 2 में आपको दे रखे हैं राज्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से राज्य के द्वारा कौन सी पहल है वो शुरू की गई है भाई, और नीचे आपको कोड दे रखे हैं, इसमें से सही कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपका रहेगा सौदा पत्रक पहल। तो सौदा पत्रक पहल जो है इसमें आ जाएगा आपके ये रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि 2 नंबर। फिर दे रखा आपको रायथू भरोसा केंद्र, तो रायथू भरोसा केंद्र आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, तो समेकित चौर विकास जो योजना है ये रहती है आपके बिहार के अंदर, तो 1 नंबर। और फ्रूट्स प्लेटफॉर्म, तो ये आ जाएगा आपके कर्नाटका के अंदर, यानी कि 3 नंबर। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न कथन दिए गए हैं। आपको 2 कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व व प्रबंधन से बाहर होना निजीकरण कहलाता है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम सरकार के स्वामित्व में नहीं है, उसके मैनेजमेंट में नहीं है, वो किसी और व्यक्ति के मैनेजमेंट में है, तो उसे निजीकरण कहते हैं भाई। तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी का विक्रय विनिवेश कहलाता है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है भाई, वैश्वीकरण के प्रभावों के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें सेवाओं की आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई है, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। इसमें सेवा क्षेत्र के अंदर आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई है, और इसने विभिन्न देशों के बीच श्रम, पूंजी और वस्तुओं के प्रवाह को सुगम बनाया है, तो ये भी कथन आपके सत्य है। और वैश्वीकरण ने केवल विकसित देशों को लाभ पहुंचाया है और विकासशील देशों पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये कथन आपके गलत है भाई। क्योंकि वैश्वीकरण से सभी देशों को इसमें आपके फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक देश अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देश के लिए उपलब्ध करवा सकता है, तो इसमें सभी देशों को फ़ायदा होता है, न कि विकसित देशों को। तो ये कथन रहेगा आपके गलत। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन कौन से उपाय उदारीकरण से संबंधित है। तो उदारीकरण से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना और नीचे दिए गए कोट में से सही कोट का चयन करते हुए बताना है भाई आपको। तो सबसे पहला दे रखा है कि इसमें एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम की समाप्ति, जो कि बिल्कुल सही है। लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति, तो ये भी आपकी सत्य है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करना, तो इसमें आरक्षित का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भाई, तो इसमें आपके ए और बी सत्य है, लेकिन सी आपके इसमें हो जाएगा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं। तो धन धान्य कृषि योजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कोट कौन सा रहता है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि वित्त वर्ष 2026 में या 26 से शुरू होने वाली ये योजना 100 आकांक्षी जिलों को कवर करेगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। 100 जिलों को इसमें कवर किया जाएगा भाई। दूसरा दे रखा है कि इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और फसल विविधीकरण
और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना, ये भी आपके सत्य है। इसका कार्यान्वयन 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा, तो ये भी कथन आपके सत्य है। 11 मंत्रालयों की 36 जो मौजूदा योजनाएं चल रही है उनके अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा, और 100 एकांशी जिले रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें तीनों कथन सत्य है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करते हुए बताइए। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है उसका आपको चयन करना है, और नीचे दिए गए जो कूट है उसमें से आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत ONDC विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा देता है, जिससे किसी एक संस्था पर निर्भरता कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और ONDC जो है कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये भी आपके सही है। ONDC को एक खुले नेटवर्क के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहां कोई भी क्रेता या विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म पर सीमित हुए बिना लेन देन कर सकता है। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी वस्तु बेच सकते हैं, कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, इसलिए ये आपके रहता है एक ONDC के तहत खुला नेटवर्क। तो तीसरा भी इसमें आपके सत्य है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है मैथ का क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है, तो यदि इस अवधि में ये मूलधन 1052 रुपये हो जाता है, मतलब इसी अवधि में ये मूलधन जो है वो 1052 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है भाई, और इसी अवधि में ये मूलधन मान लो आप 956 की जगह 152 करना आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें ब्याज की जो वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ज्ञात कर लो पहले दर क्या है, और फिर उसके बाद आप देख लो कि यहाँ से कितना बढ़ रहा है, उस ब्याज 800 इसमें से माइनस करोगे तो ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज आते ही इसमें आपको कर लेना है कि भाई कितना ब्याज बन रहा है, उस अकॉर्डिंग इसकी दर है वो वापस ज्ञात कर लेनी है। तो इसमें आ जाएगा आपके जो वृद्धि होगी इसमें 4% की वृद्धि रहने वाली है भाई, ऑप्शन नंबर 2। जो बेसिक फार्मूला है उनका यूज़ करके आप आराम से इनकी दर है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है कि रुपये 26,000 को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो इन दोनों को फॉर्मूला में रख करके आपको तुलना करनी है, बराबर कर देना है, और फिर दे रखा कि 10 वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि है वो ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले इन दोनों का ब्याज ज्ञात कर लेना है और उसके बाद इससे तुलना कर देनी है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 13,500 रुपये निवेशित राशि ज्ञात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर आपको दे रखा है कि P1, P2, P3 को क्रम से 4%, 6%, 8% इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो जाता है। यानी कि तीनों को इस प्रकार निवेश किया जाता है कि इनसे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तीनों का बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग आपको दे रखा 2600 है, तो इसमें आपको बताना है कि P1, P2 और P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फॉर्मूले में मान रखना है, फिर आपको P1, P2, P3 का अनुपात ज्ञात कर लेना है और उसी अनुपात के अकॉर्डिंग इस राशि को आपको बांट के इसका मान है वो ज्ञात कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1200, 800 और 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके P1, P2 और P3 का मान रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है कि उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। तो उस साधारण ब्याज का आपको उस मूलधन का पता लगाना है जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने के अंदर 1,000 रुपये हो जाता है। यानी कि आपको मिश्रधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय आपको दे रखा है, आपको ज्ञात करना है मूलधन। तो इसमें आपको मूलधन वाला फॉर्मूला, इसमें शॉर्ट जो फॉर्मूला आता है सिंपल वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 करके जब इसमें मान रखोगे तो इसमें आपको मूलधन की राशि मिल जाएगी
943.40 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है कि एक राशि 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय होने की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी कि अगर चक्रवर्ती ब्याज निवेशित किया जाता है यदि और ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय हो तो इस पर ब्याज की वार्षिक आधार पर देय की तुलना में 482 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आप कोई राशि है जिसको अर्धवार्षिक, एक अर्धवार्षिक पर देते हो एक वार्षिक पर देते हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 482 रुपये आने वाला है। तो इसमें आपको फॉर्मूले के अंदर एक लेना है अर्धवार्षिक, एक लेना है आपको वार्षिक, दोनों का अंतर करोगे तो आपको बराबर में कर देना 482। तो इसमें आपको मूलधन मिल जाएगा जो कि एक ही राशि होगी जो अज्ञात होगी मूलधन, वो इसमें आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके 20,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है। यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो कि तिमाही चक्रवर्ती होगा पर ₹100 का निवेश किया है तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो कितनी राशि प्राप्त होगी तो इसमें आ जाएगा आपके, इसमें मान रहेगा आपके 146.41 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा कि सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 रुपये सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवर्ती ब्याज पर अपने दोस्त को दे दिए और 2 साल के अंत में उससे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इसमें आपको एक तो ज्ञात कर लेना है भाई, साधारण फॉर्मूले से ब्याज ज्ञात कर लो, एक इसी को आप चक्रवर्ती ब्याज की फॉर्मूले से ज्ञात कर लो, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपके इसमें आ जाएगा 1800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको समय दे रखा है, दर दे रखी है और उनका डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करो। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर कर देना 10। तो इसमें आपको फॉर्मूला मान रखना है, सामने 10 है, उनकी तुलना करोगे तो इसमें एक ही राशि आपके अज्ञात होगी, वो होगी मूलधन, और इसमें आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपके जो आंसर आ जाएगा वो रहेगा 4,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है, बिल्कुल सही। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1982 में जनहित याचिका को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, तो ये भी आपके सत्य है भाई। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर आपको दे रखा है कि न्यायाधीशों जांच अधिनियम 1968 निम्न में से किस या किन संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए लागू होता है। तो जांच अधिनियम जो है या फिर न्यायाधीश जो अधिनियम है 1968 का, ये आपके किन संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने के लिए लागू किया गया था, और नीचे दिए गए आपको कोर्ट में से सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा एक तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको हटा सकते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसके तहत हटाया जा सकता है। तो इन तीनों का इसके अंदर प्रावधान किया गया भाई, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 3, 1, 2 और 3, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है भाई। अनुच्छेद 127 के उपबंध के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार कर सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो उसके अधीन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार करता है। तो इसमें आ जाएगा आपके जब राष्ट्रपति ने पूर्व सहमति दे दी हो, यानी कि राष्ट्रपति ने उनकी सहमति दे दी हो तो मुख्य न्यायाधीश है वो उनकी नियुक्ति कर सकता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें आपके सत्य रहते हैं
उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वाद सेकेंड 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था। तो बिल्कुल सही बात है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वाद जो सेकेंड हुआ 2015 के अंदर, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 99 में जो संविधान संशोधन किया गया था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दूसरा दे रखा कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत होकर के फैसला सुनाया था, जो कि आपके गलत है, क्योंकि इसमें 5 है वो नहीं थी। और ये जो आपके 99 और संविधान संशोधन था, इसमें वो कॉलेजियम जैसी व्यवस्था कर दी थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, तो इन्होंने तुरंत ही इसको है वो समाप्त कर दिया भाई। तो इसमें आपके रहेगा सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से कथन सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन से कथन आपके सही रहते हैं, उनका आपको चयन करना है और नीचे दिए गए जो कोट है उनमें से आपको सही कोट का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लावाद ने सर्वोच्च न्यायालय ने विवादास्पद फैसला सुनाते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया था, जो कि आपके बिल्कुल सही है। यह फैसला न्यायाधीश एपी भगवती की अध्यक्षता वाली 6 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था, तो यह कथन आप गलत है भाई। न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने उक्त फैसले को निरस्त किया था, तो यह कथन आपके सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत किन्हें इसकी परिधि में शामिल किया गया है। तो किस किस को इस परिधि इस एक्ट के तहत है वो शामिल किया गया है। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो सांसदों को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को और 10 लाख तक विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाली सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया गया है भाई। तो इसमें 1, 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि विदेशों से जो अनुदान या फिर जो मतलब सहायता प्राप्त करती है 10 लाख से अधिक, वो भी संस्थाएं इसके अंदर शामिल रहती है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, लोकपाल संस्था का अध्यक्ष हो सकता है। तो लोकपाल कौन कौन सी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा लोकपाल सेवारत भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और सेवानिवृत्त भारत का मुख्य जो न्यायमूर्ति होता है, सेवारत भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भी इसका अध्यक्ष हो सकता है और सेवानिवृत्त भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब कि इस चारों के चारों आपके इसमें अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 4, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। तो कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर के संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो कि आपकी बिल्कुल सही रहती है। तो इसकी आ जाएगी आपकी इसकी स्थापना फरवरी 1964 में होती है और समिति कौन सी थी जिसने इसकी सिफारिश की थी, तो के संतानम समिति। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, आयुक्त 2 से अधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बना है, तो ये कथन आपके गलत है भाई, दूसरा गलत हो गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब रहता है, तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें आपके पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है। तो चयन समिति के अंदर कौन कौन सम्मिलित रहते हैं उनका आपको चयन करना है और बताना है, और नीचे जो कोड दे रखे हैं इसमें से आपको सत्य कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले इसमें आपके रहता है प्रधानमंत्री इसमें शामिल रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। फिर इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये भी आपके सही है। और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, तो ये भी आपके सही है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति का इसमें कोई काम नहीं है भाई, तो ये गलत है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39B अनुच्छेद 39C को अनुच्छेद 14 और वह 19 पर प्राथमिक कर दिया गया है। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत अनुच्छेद 39B और 39C जो थे उनको अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिक कर दिया। तो इसमें आपके आ जाएगा कि ये जो आपके संविधान संशोधन हुआ था 25वां 1971 के अंदर, इसके तहत इन दोनों को है वो 14 और 19 पर प्राथमिक कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा भाई। जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कोट है उनमें से सही कोट का चयन करते हुए बताना है आपको। तो पहला दे रखा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। पहला संविधान संशोधन एक सदस्यीय संसद द्वारा किया गया था, तो ये भी आपके सत्य है भाई। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये एक सदस्यीय संसद के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपके आ जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर आपको दे रखा है, संविधान के कौन से प्रावधानों के संशोधन में संसद के विशेष बहुमत व कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति दोनों आवश्यक होती है। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान रहते हैं जिसमें संसद के विशेष बहुमत या फिर कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति होना दोनों आवश्यक होती है। तो इसमें आपको नीचे कोड दे रखे हैं और ये आपको प्रावधान दे रखे हैं, इसमें से आपको चयन करते हुए बताना है कि कौन से कोड के थ्रू आपके ये रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो आ जाएगा इसमें केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का अगर आप विस्तार कर रहे हो तो उसमें आपके विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। नागरिकों की प्राप्ति या समाप्ति, तो नागरिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अभी देश के अंदर, ठीक है। बाकी नेता इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नागरिक है ना, जो देश का मेन कहते हैं ना भाई जड़ है ना, उसको इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं है ये। तो इनकी अगर समाप्ति या फिर प्राप्ति का कोई कर रहे हो ना तो कोई विशेष का जरूरत नहीं है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो उसमें भी आपके विशेष बहुमत चाहिए, आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन व इसकी प्रक्रिया, तो इसके लिए भी विशेष बहुमत चाहिए और आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। तो 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन सा है उनका आपको चयन करना है और नीचे जो कोड दे रखे हैं उसमें से आपको सही कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 2 अन्य सूचना आयुक्त का प्रावधान किया गया, जो कि आपके गलत है। सदस्यों हेतु 5 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, तो ये भी आपकी गलत है क्योंकि इसमें 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, न कि 5 वर्ष का। तो पहला कथन आपके सत्य है, इसमें आ जाएगा सही विकल्प में आपके ऑप्शन नंबर 3 केवल और केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन से रहते हैं उनका आपको चुनाव करते हुए बताना है भाई। तो इसमें पहला कथन दे रखा कि मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। तो पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता, जो कि आपकी बिल्कुल सत्य है। मुख्य सूचना आयुक्त को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये कथन आपके गलत है भाई पहला। तो दूसरा कथन हो जाएगा आपके असत्य। तीसरा आपको दे रखा है कि भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्ला थे, तो ये भी आपके सत्य है। और अध्यक्ष या फिर सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें आपको पूछा था असत्य कथन, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है भाई, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य रहता है उनकी आपको पहचान करते हुए बताना है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन भत्ते व सेवानिवृत्त वही होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री NS राव थे, तो ये भी आपके सत्य है भाई। तीसरा दे रखा है कि न्यूनतम कार्यकाल वाले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री T
विजय शेखरन थे, तो ये कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री पी.के. श्रीवास्तव ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी, तो ये कथन भी आपके सत्य है। तो इसमें असत्य कथन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया या नए जोड़े गए? तो कौन कौन से अनुच्छेदों के अंदर है वो संशोधन किया या फिर नए जोड़े गए थे, तो वो आपको इसमें से बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो अनुच्छेद नंबर 330 के अंदर संशोधन किया गया, अनुच्छेद नंबर 332 के अंदर संशोधन किया गया, और अनुच्छेद नंबर 334(1) इसमें आपके संशोधन किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आपके सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। राजा राममोहन राय के द्वारा राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो कौन सा गलत है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो कि सत्य है। उन्होंने 1820 में फारसी में तूफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की थी या प्रकाशित की थी, तो ये कथन आपके गलत है भाई। उन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना प्रसन्न कुमार नाम से की थी, ये कथन भी सत्य है। उन्होंने 1826 ईस्वी में यूरोपीय और भारतीय के बीच भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का विरोध किया था, तो ये कथन भी सत्य है भाई। तो इसमें आपको पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 49 के अंदर आपके 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 50 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के नेतृत्व के संबंध में असत्य कथन या असंगत कथन कौन सा है, यानी कि कौन से प्रांत का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसके बारे में आपको नीचे विकल्प दे रखे हैं। कौन सा इसमें असंगत है उसका आपको चयन करते हुए बताना है। तो सुब्रमण्यम अय्यर ये आपके मद्रास के अंदर रहते हैं, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय मुंबई में नहीं थे भाई, ये कथन आपके गलत है भाई, ठीक है। हैदर रजा खां ये दिल्ली के अंदर थे, ये सत्य है। मुंशी राम ये अपने रहते हैं पंजाब के अंदर, तो ये भी आपके सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपके रहेगा असंगत या असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है। 10 दिसंबर 2025 को ग्रामीण क्षेत्र में महिला संचालित उद्यमों को अधिक सक्षम, संगठित और बाजार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से राजीविका ने किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किए थे? तो एमओयू ने इसमें आपके जो राजीविका है इसने किसके साथ एमओयू किया था? तो इसमें आ जाएगा आपके मंजरी फाउंडेशन, यानी कि मंजरी फाउंडेशन के साथ एमओयू करके महिला संचालित जो उद्यम है उनको अधिक सक्षम बनाना है, संगठित बनाना है और बाजार उन्मुख बनाने के लिए इसके साथ एमओयू किया गया था। तो मंजरी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है अभी। तो पहला आपको दे रखा कि 19 नवंबर 2025 को राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 8 नई जिला परिषदों का गठन किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। नवंबर 2025 में किए गए पंचायत पुनर्गठन में सर्वाधिक नई पंचायत जोधपुर के अंदर गठित की गई थी, तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि सर्वाधिक पंचायत जोधपुर के अंदर गठित नहीं की गई थी। तो इसका आंसर आपके सत्य कथन रहेगा केवल एक कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर आपको दे रखा कि दिसंबर 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किसे राजस्थान के सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की है? तो सूचना आयुक्त के रूप में जो नियुक्ति प्रदान की गई थी वो की गई है आपके सुनील शर्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सुनील शर्मा जी को राजस्थान के सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े के द्वारा नियुक्ति की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 54 नंबर कि 23 से लेकर 30 दिसंबर तक रायपुर में आयोजित 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी था जिसने इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आ जाएगा आपके प्रांजल ढोलिया,
जो प्रांजल ढोलिया है, इन्होंने इसके अंदर आपके स्वर्ण पदक जीता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के उदारवादी यानी कि नरमपंथी नेतृत्व की विशेषता नहीं है। तो नरमवादी या कह सकते हैं कि सिर्फ उदारवादी या फिर नरमपंथी जो नेतृत्व था, इसकी कौन सी विशेषता है वो नहीं रहती है, उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखिए, उदारवादी नेतृत्व देश की शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये कथन सही है। उदारवादियों का ब्रिटिश न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था, यानी जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये उदारवादियों की सोच या फिर उनका पूर्ण विश्वास रहता है, उनकी नीति रहती है। तो ये भी आपके सत्य है। उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के पक्षपाती थे। तो ये भी आपके सत्य है। उदारवादी वैधानिक उपायों में विश्वासी थे। तो ये कथन आपके गलत है। वो वैधानिक उपायों के अंदर विश्वासी थे, न कि अविश्वासी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपके नरमपंथियों की आपकी विशेषता नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन का आपको चयन करना है और नीचे जो कोड दे रखे हैं इसमें से आपको सही कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने पूना में बालिका शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बिल्कुल सही है। 1849 में जॉन इलियट बैथून ने कलकत्ता में बालिका शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी आपके सत्य है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 1, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है भाई, कुछ चीज़ें कभी सुधारी नहीं जा सकती। जो कुछ चीज़ें होती है वो कभी भी सुधारी नहीं जा सकती है, उनका नष्ट होना आवश्यक है। ब्राह्मण धर्म भी उनमें से एक है। उपरोक्त कथन किसका है? यानी कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया था कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सुधारी नहीं जा सकती, उनका नष्ट होना आवश्यक होता है, और ब्राह्मण धर्म के बारे में ये किसने कहा था? तो ये आ जाएगा आपके रामस्वामी पेरियार। रामस्वामी पेरियार ने कहा कि ब्राह्मण धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, इसको नष्ट करना ही आवश्यक है। तो ये ब्राह्मण धर्म के बारे में स्पेशली ध्यान रखना आपको। ब्राह्मण धर्म के बारे में ये कथन कहा था रामास्वामी पेरियार के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर आपको दे रखा कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करके आपको बताना है। और जो नीचे आपको कोड दे रखे हैं उनमें से सत्य कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक संस्था के रूप में की गई थी, जो कि आपके बिल्कुल सत्य है। दूसरा दे रखा, ताराचंद चक्रवर्ती को इसका प्रथम सचिव बनाया गया था। तो ये भी कथन आपके सत्य है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये भी कथन आपके सत्य है। इसमें मूर्ति पूजा का है वो विरोध किया जाता है। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को नियुक्त किया था। तो ये कथन गलत है। पुरोहित वर्ग को इसमें नियुक्त नहीं किया गया था। इसमें आ जाएगा आपके 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा, तत्व बोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो तत्व बोधिनी सभा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1836 में द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। ये कथन आपके गलत है भाई। दूसरा दे रखा है, इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार हेतु की गई थी। ये आपके सही है। इसका उद्देश्य ये रखा गया था। 1842 में इसका विलय ब्रह्म समाज में कर दिया। ये भी आपके सही है। इसने उपनिषदों के ज्ञान को प्रचारित करने का कार्य किया गया था। तो ये कथन भी आपके सत्य है। तो इसमें आपका आ जाएगा पहला कथन ही असत्य है। तो 59 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा, केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में से किसकी या किन की स्थापना से नहीं है। तो केशव चंद्र सेन का निम्न में से किसकी स्थापना के अंदर इनका आपका योगदान नहीं रहता है। तो इसमें आपके देखो टैबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसन, इसमें इनका योगदान रहता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसमें भी इसका योगदान रहता है। साधारण ब्रह्म समाज, इनके अंदर भी इनकी योगदान रहता है। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज जो है इनके अंदर केशव चंद्र सेन का संबंध नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित में से
युवा बंगाल आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो युवा बंगाल जो आंदोलन हुआ था इसके बारे में कुछ कथन दे रखा है, इसमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसकी स्थापना डेरेजियो ने की थी, बिल्कुल सही। इस पर मेजिनी के यंग इटली का प्रभाव था, तो ये भी कथन आपके सत्य है। और ये उस समय के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग करना चाहता था, जो कि आपके गलत है। और ये पारंपरिक समाज के विरुद्ध था, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसमें पूछा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके सत्य नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के आदर्श थे। तो आर्य समाज के आदर्श कौन कौन थे? तो इसमें आ जाएगा एक तो मूर्ति पूजा का विरोध, तो बिल्कुल ये आपके आर्य समाज का कह सकते हैं कि आदर्श थे कि उसने उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरा दे रखा कि व्यक्ति के पैसे के आधार पर वर्गीकृत चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, यानी कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उसके आधार पर 4 वर्गों के अंदर इंसानों को बांटा था, तो ये भी आपके सत्य है। जाति व्यवस्था का उसके वर्तमान स्वरूप का समर्थन था, जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं था भाई, ये कथन गलत है। तो इसमें आपके आदर्श थे, तो 2 आदर्श थे, 1 और 2, ये दोनों सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें है। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो पुस्तक है वो रहती है आपकी कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये तीनों पुस्तकें है वो स्वामी विवेकानंद जी की रहती है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 आपको दे रखा है भाई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में असत्य कथन है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो इसमें असत्य रहता है, वो आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था, तो ये भी आपके सत्य है भाई। तुलना करके पता लगाना कि कौन सा धर्म है वो बेस्ट है, तो तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपके सत्य है। तीसरा दे रखा 1893 में डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी, ये कथन आपके गलत है। एनी बेसेंट के पश्चात जॉर्ज अरुंडेल थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे, तो ये कथन सत्य है, लेकिन ये 1993 के अंदर नहीं बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपके 1, 2 और 4 सत्य है, तीसरा जो है ये आपको हो जाएगा इसमें असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर आपको दे रखा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इसी धरती पर बहुत काम किया जाना है, उपरोक्त कथन है। यानी कि ईश्वर के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इसी धरती पर बहुत काम किया जाना है, तो ये कथन किसका रहता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उन्होंने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इसी धरती पर बहुत सारे काम करने हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और इनके नाम के अंदर ही ईश्वर लिखा हुआ है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है कि पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने अपना अभियान किसके विरुद्ध चलाया था? तो इन्होंने अपना अभियान चलाया था बाल विवाह के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, बै से बहराम जी, बै से बाल विवाह, ठीक है ना, ये मैच कर लेना आप। तो बहराम जी एम मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको एसोसिएशन दे रखे हैं, सूची 2 में दे रखे हैं उनके कुछ सदस्य या फिर स्थापना करने वाले। तो इसमें आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य रहता है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे वाली थी इसमें आता है फिरोज शाह मेहता, यानी कि 3 नंबर। मद्रास महाजन सभा, तो इसमें आ जाएगा आपके मद्रास के अंदर सुब्रमण्यम अय्यर, तो 2 नंबर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो इसमें आ जाएगा आपके गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, यानी कि 1 नंबर। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर आपके 1 जो है ये इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है भाई, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था,
निम्न में से इस अधिवेशन में किस प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो कौन से प्रांत से सर्वाधिक सदस्य आए थे? तो इसमें आ जाएगा आपके बम्बई प्रांत से सर्वाधिक सदस्य आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रीय नेता थे? तो उग्र राष्ट्रीय नेता यानी कि जो मतलब ऐसे नहीं था कि भाई एक गाल पे थप्पड़ मार रहे दूसरा गाल कर दो, ऐसे नहीं थे वो। उनका था कि अगर हाथ उठा रहे हैं तो हाथ को तोड़ दो बस, ठीक है। तो उग्र राष्ट्रीय नेता थे वो कौन कौन रहते हैं, उनका आपको चयन करके बताना भी। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो बिपिन चंद्र पाल, और एक आते हैं बाल गंगाधर तिलक, और एक आते हैं आपके लाला लाजपत राय। यानी कि पाल, बाल और लाल, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये थे कि भाई इनका था कि बस अंग्रेज़ों को पीट पीट के बाहर निकालो बस, ठीक है। उग्रवादी नेता थे ये। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किया गया था आपके अरविंद घोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। तो अरविंद घोष जी के द्वारा प्रतिरोध के सिद्धांत, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा है ये प्रस्तुत की गई थी आपके 19 जुलाई 1905 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सही रह जाएगा। बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा है वो 19 जुलाई 1905 को प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आपको कुछ समितियाँ दे रखी है, सूची 2 में दे रखा है उनके स्थापनकर्ता या फिर स्थापना करने वाले, इनको आपको सम्मिलित करते हुए बताना है अभी। सबसे पहला इसमें दे रखा है आपको कि स्वदेशी बांधव समिति। तो स्वदेशी बांधव समिति में आते हैं आपके अश्विनी कुमार दत्त, यानी कि 2 नंबर। फिर दे रखा अंजुमन मोहब्बने वतन, तो इसमें आ जाएगा आपके अजित सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। फिर दे रखा आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि 1 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की थी सदगुरु दास ने, यानी कि 4 नंबर। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो अधिवेशन जो प्रस्ताव किया था इन्होंने वो कौन से अधिवेशन के अंदर किया गया था? तो इसमें आ जाएगा आपके बनारस अधिवेशन के अंदर किया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथन ए व कारण आर पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें आपके सही रहता है भाई। तो इसमें आपको दे रखा कथन ए दे रखा है कि अंग्रेजों द्वारा चलाई गई पाश्चात्य शिक्षा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी थी। जो उनकी जो शिक्षा थी अंग्रेजों की पाश्चात्य शिक्षा, वो राष्ट्रवाद का कारण बनी थी। तो जो कि बिल्कुल आपके सत्य है कारण, तो सर कथन तो सही है। कारण आपको दे रखा कि अंग्रेज पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को जागरूक बनाना चाहते थे, तो ये गलत है भाई। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जागरूक हो, वो सिर्फ अपने काम निकल जाए उतना इनको शिक्षित करते थे कि हमारा जो काम है जो हम इनको समझा रहे वो ये प्रॉपर समझ जाए, बस यही उनका उद्देश्य रहता था, न कि उनको जागरूक करने का। तो ये आपके गलत है भाई। तो इसमें आ जाएगा ए सही है, लेकिन आर जो है वो आपके इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सत्य रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा कि इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया, जो कि सत्य है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक की आबादी वाले गाँवों में डामर की पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि सत्य है। वर्तमान में इस योजना के 4th चरण का संचालन किया जा रहा है, अभी 4था चरण है इसका चल रहा है, तो ये भी कथन आपके सत्य है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 75:25 दे रखा, जो कि आपको गलत है भाई। ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 सत्य कथन, ए, बी और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, परवन अकावद पेयजल परियोजना। तो परवन अक्कावद जो पेयजल परियोजना है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है, सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करते हुए बताना है। अभी तो परवन जो परियोजना है इसके बारे में आपको दे रखा पहला कथन कि 9 दिसंबर को राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस परियोजना के कार्य आदेश जारी करके 3,523 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस परियोजना से भरतपुर, करौली, 12 जिले को लाभान्वित होंगे, तो ये कथन आपका गलत है। इस परियोजना का कार्य अगस्त 2047 तक किया जाना प्रस्तावित है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य रहते हैं उनका आपको नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन दे रखा कि ये नीति 10 दिसंबर 2025 को जारी की गई, बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु 5,000 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाएगी, तो ये कथन आपके इसमें गलत है भाई। इस नीति के तहत जयपुर, अजमेर में MICE सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो ए और सी सत्य है और डी आपको दे रखा है कि राज्य भर में पर्यटन अवसंरचना के विकास, संचालन एवं रखरखाव हेतु 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की गठित किया गया था, तो ये भी आपका कथन सत्य है भाई। ये फंड कितना है अभी, तो 5,000 करोड़ रुपए का फंड है वो गठित किया गया था। तो इसमें ए, सी और डी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके 3, ए, सी, डी, बी है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां जारी की गई है, इस संबंध में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ए तरफ दे रखी है आपको नीति, सामने दे रखे आपको नोडल विभाग। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि राजस्थान ट्रेंड प्रमोशन नीति, तो इसका आपको नोडल विभाग रहता है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, यानी कि पहले में आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा दे रखा है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, तो इसमें भी आपके रहता है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, यानी कि 1 नंबर। सी आपको दे रखा कि राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2025, तो इसमें आ जाएगा आपके नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जो कि इसका रहता है नोडल विभाग, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर डी आपको दे रखा कि राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025, तो इसमें आ जाएगा परिवहन विभाग, यानी कि 4 नंबर। तो 1, 1, 3, 4, तो 1, 1, 3, 4 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म कौन सा है उनका आपको चयन करना है भाई। तो हरित भारत एक्सपो, ये इसका आयोजन आपके जोधपुर के अंदर हुआ था। ग्लोबल सोलर एक्सपो, इसका आयोजन आपके जयपुर के अंदर हुआ था। और रागा हारमोनी, इसका आपके उदयपुर के अंदर नहीं किया गया था, तो ये हो जाएगा आपके गलत। और 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भी आपके जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके असंगत युग्म, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ सही सुमेलित कीजिए। उनका कौन सा खेल संबंधी रहता है उनका आपको सही सुमेलित करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है आपको नीरज नैन, तो नीरज नैन का संबंध रहता है आपके जूडो से, यानी कि पहले में आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा दे रखा है वंश शर्मा, तो इनका संबंध आ जाएगा आपके काइंग से, यानी कि 4 नंबर। केशव बिस्सा, इनका संबंध रहेगा आपके भारोत्तोलन से, यानी कि 2 नंबर। और मानव शारदा, इनका आ जाएगा आपके रोड साइकिलिंग, यानी कि 3 नंबर। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4, 3 जो है ये इसमें आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट की थीम जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर सम्मिलित नहीं है। कौन सा सेक्टर है जो कि इसमें सम्मिलित नहीं रहता है उसका आपको इसमें चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहता वो है आधारभूत अवसंरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सेक्टर आपके इसमें सम्मिलित नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है कि अक्टूबर 2025 में जारी की गई हरियालो राजस्थान महाअभियान की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हरियालो राजस्थान जो महाअभियान की प्रगति है
इसके समझ में आपको खुद कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दे रखा कि इस अभियान के तहत राज्य भर में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे, जो कि सही है। सर्वाधिक वृक्षारोपण जयपुर जिले में किया गया था, तो ये भी आपके सत्य है। सबसे कम वृक्षारोपण भीलवाड़ा जिले में किया गया था, ये कथन आपके गलत है भाई। तो इसमें सत्य कथन रहेगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है कि प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3 यानी कि वेस्टर्न जोन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा था। तो इसमें प्रथम स्थान पे जो बेस्ट जिला रहा था तो वो जिला आता है आपके इसमें अलवर जिला, यानी कि बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3 थी, इसके वेस्टर्न जोन के अंदर प्रथम स्थान पे अलवर जिला रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है युद्धाभ्यास सेंटिनल स्ट्राइक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेंटिनल स्ट्राइक के बारे में कुछ आप कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके सत्य रहता है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास था, तो भारत और अमेरिका के द्वारा दोनों को द्वारा मिलकर के किया गया युद्धाभ्यास था, तो ये कथन आपके इसमें असत्य है भाई। दूसरा दे रखा है इसका आयोजन 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था, ये कथन अपने सत्य है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल और केवल दूसरा कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है राज्य का पहला फ्लैंट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी कि फ्लैंट्स फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो फ्लैट्स फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है इसकी स्थापना की गई थी अपने सीतापुरा जयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो राज्य का पहला फ्लैट्स फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा कि मिलान कीजिए, एक तरफ दे रखे आपको पौधे, सामने दे रखा उनका प्रयोग। तो कौन से पौधे का क्या प्रयोग रहता है उसके बारे में आपको इसको सम्मिलित करना है भाई। तो सर्वपहले दे रखा आपको सर्पगंधा, तो सर्पगंधे का जो इसमें आपके प्रयोग होता है वो रहता है परशांतक के रूप में, यानी कि 3 नंबर। आंवला, तो आंवले का प्रयोग होता है आपके स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और आंवला के अंदर आपको पता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो स्कर्वी रोधक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो 2 नंबर। कपास, तो कपास के लिए आ जाएगा आपके गर्भ निरोधक यानी कि 1 नंबर। अफीम, तो इसमें आ जाएगा आपके दर्द निवारक, यानी कि जैसे होता है ना भाई अगर किसी का शरीर दर्द कर रहा हो तो अगर वो अफीम थोड़ा सा भी खा लेना तो उसके अंदर वापस ऐसी पावर आती है कि समझो कि दर्द तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो अफीम है वो आपके रहता है दर्द निवारक, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से यौगिक पीड़ाहारी नहीं है। तो कौन से यौगिक है जो आपके पीड़ाहारी नहीं है, पीड़ाहारी यानी कि दर्द निवारक नहीं है, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके देखो एक तो दे रखा है एस्प्रिन, तो एस्प्रिन आपके इसमें पीड़ाहारी रहता है, और मॉर्फिन, तो मॉर्फिन जो है ये भी आपके इसमें पीड़ाहारी रहते हैं। तो इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है ये दोनों पीड़ाहारी नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी 3, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा कि परिरक्षकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन इसमें आपके सही रहता है उसका आपको नीचे जो कोड दे रखे हैं इसमें से चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि परिरक्षक जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं तथा उनकी सेल्फ लाइफ में वृद्धि करते हैं। और दूसरा आपको दे रखा है कि कथन दे रखा है कि परिरक्षक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, एंजाइमों की सक्रियता एवं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया को धीमा करते हैं, जिसके कारण है वो ये नष्ट नहीं होते हैं और इसकी लाइफ भी बढ़ती है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, और बी है वो एक की व्याख्या भी करता है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है कि समस्थानिकों एवं उनके यौगिक के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। तो एक तरफ दे रखे हैं उनके समस्थानिक, सामने दे रखे हैं उनके यौगिक, तो इसमें आपको असुमेलित युग्म का चयन करते हुए बताना है भाई कि कौन सा युग्म इसमें असुमेलित रहता है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है आयोडीन 131, तो इसमें आपके गैंगार रोग उपचार में प्रयुक्त होता है, जो कि बिल्कुल सही है। सोडियम 24, तो मानव रक्त संचरण अध्ययन में प्रयुक्त होता है, ये भी आपके सत्य है। कार्बन 11, तो कार्बन काल निर्धारण, तो ये कथन आपके गलत है भाई।
और फास्फोरस 32 तो आँख के कैंसर के निदान के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपके सत्य है। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है ये इसमें आपके सुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है कि विश्व में कितने देशों को महाविविधता केंद्रों में शामिल किया गया है। तो विश्व के कितने देश ऐसे हैं जिनको महाविविधता केंद्रों के अंदर शामिल किया गया है, तो इसमें आ जाएगा आपके 17 ऐसे देश हैं जिनको इस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं राष्ट्रीय पार्क, सामने दे रखे हैं उनके महत्वपूर्ण जंतु कि वो राष्ट्रीय पार्क कौन से जानवरों के कारण प्रसिद्ध है, तो उनको आपको सुमेलित करते हुए लिखना है भाई। तो सबसे पहले इसमें दे रखा आपको कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें आपको रेड पांडा मिलेगा, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा दाचिंगम जो कि असम के अंदर स्थित है, इसमें आपके रहेगा हंगुल पक्षी, यानी कि 4 नंबर। साइलेंट वैली तो इसमें आ जाएगा आपके लॉइन टेल्ड मकाक, यानी कि 2 नंबर। और केम्बुल लामजाओ तो इसमें आ जाएगा आपके संगई हिरण। और केबुल लामजाओ जो है ये आपके एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क रहता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 3 नंबर। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है कि IUCN द्वारा वर्गीकृत प्रजातियों की श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन इसमें आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन असत्य कथन है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें असत्य कथन कौन से उनका आपको चयन करना है। पहला दे रखा कि IUCN ने प्रजातियों को कुल 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है कि कौन लुप्त है, कौन डेंजर जोन में है, कौन लुप्त हो चुकी है, इस प्रकार करके 9 श्रेणियों को इसने विभाजित किया है। दूसरा दे रखा कि अति संवेदनशील श्रेणी में वे जीव आते हैं जिनमें पिछले 10 वर्ष में 50% से अधिक कमी देखी गई हो तथा वर्तमान में संख्या 10,000 से कम हो, तो ये कथन आप गलत है भाई। और संकटग्रस्त श्रेणी में वे जीव आते हैं जिनमें पिछले 10 वर्ष में 70% से अधिक कम देखी गई हो और वर्तमान संख्या 2500 से कम हो, तो ये भी आपकी गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो बी और सी दोनों कथन असत्य है, इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, सुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ दे रखी है परियोजना, सामने दे रखा है उसका परियोजना का प्रारंभ वर्ष। तो इसमें कौन सी सुमेलित कौन सी है उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला दे रखा गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है ये आपके 2006 के अंदर आई थी, जो कि बिल्कुल सही बात है, सुमेलित है एकदम। दूसरी दे रखी है बाघ परियोजना, जो कि आपको दे रखा है 1972 के अंदर, तो ये आपके कथन गलत हो जाएगा। हाथी परियोजना 1982, ये भी आपके गलत है। घड़ियाल परियोजना 1976, तो ये भी आपके गलत है भाई। तो इसमें सुमेलित युग्म रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गिद्ध परियोजना 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है कि पारिस्थितिकी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। और पहला कथन आपको दे रखा है कि जीव एवं उसके पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले परस्पर संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं, तो इसमें आपके ये कथन गलत है भाई। पारिस्थितिकी उनके मध्य संबंधों के अध्ययन को नहीं कहते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये कथन आप गलत हो गया। इनके जनक ईपी ओडम है, तो ईपी जो ओडम है ये इसके जनक नहीं रहते हैं, तो ये भी आपके कथन गलत है। तो इसमें दोनों ही कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है कि मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखा वर्ग, सामने दे रखा उनका उदाहरण, इनको मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा आपके इसमें सत्य रहता है। नीचे आपको कोड भी दे रखा है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा आपके इसमें कौन रहता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा आपके गाय। तो प्राथमिक उपभोक्ता में सबसे पहले आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा सर्वहारी, तो मोर एक प्रकार का क्या रहता है, सर्वहारी आ जाएगा। परजीवी, तो जू जो होती है ना ये परजीवी होती है भाई, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। अपघटक, तो केंचुए जो होते हैं ये जो अपशिष्ट है गले सड़े पदार्थ होता है उनको अपघटित करने का कार्य करते हैं, तो केंचुए आ जाएंगे आपके अपघटन के अंदर, तो 2 नंबर, यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए।
तो पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में कुछ आप कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना कि सत्य कथन कौन सा है। तो ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड है वो सदैव सीधा होता है, क्योंकि ये 10% का जो नियम होता है ना कि अगले प्रजाति में 10% ऊर्जा जाती है, उससे अगले में 10%, तो इस प्रकार ये कम होती जाती है 10%। तो ये आपके हमेशा सीधा बनता है, न कि उल्टा, तो ये गलत हो गया। तालाब परितंत्र का जैव भार, तो जो तालाब परितंत्र होता है इसका जो आपके जैव भार रहता है, तो तालाब परितंत्र का जैव भार पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये कथन गलत है। तालाब वाला उल्टा होता है, सीधा भी होता है, उसमें आप देखते हैं कि भाई आकार के अकॉर्डिंग ले रहे हैं या फिर ऊर्जा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो इसमें यह रहता है आपके उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, तो सदैव ऐसा ही रहे, ऐसा गलत है, ये कथन भी गलत हो जाएगा। घास के मैदान पारितंत्र का संख्या पिरामिड जो है, मतलब मैंने कहा ना भाई एक संख्या आधारित होता है कि भाई जैसे पेड़ है तो पेड़ पे कितने पक्षी बैठे उस प्रकार संख्या अकॉर्डिंग ले रहे हो तो वो उस प्रकार बनता है पिरामिड, और भार के अकॉर्डिंग ले रहे हो या ऊर्जा के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो पिरामिड अलग बनता है। तो इसमें दे रखा कि घास के मैदान परितंत्र का संख्या पिरामिड सीधा बनता है, जो कि बिल्कुल आपके सही है। इसका संख्या पिरामिड जो होगा वो सदैव सीधा बनेगा। और 4 नंबर दे रखा कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र में अफोटिक, जबकि मंद प्रकाश क्षेत्र में यूपोटिक कहा जाता है, तो ये भी आपके गलत है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके सत्य कथन रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा कि निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस यानी H2O जो है ये आपके कम वर्षा या फिर अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, एक तरफ दे रखे हैं सम्मेलन, सामने दे रखा उनका उद्देश्य, तो इसमें कौन सा आपके असुमेलित है उसका चयन करना भी। तो सबसे पहला आपको दे रखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि CFC पर प्रतिबंध था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि सही है। क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसमें आपके ग्रीन हाउस गैसों में कमी करना था, ये भी आपके सही है। और कानकून जो सम्मेलन हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन किया गया था, जो कि आपके गलत है भाई। ग्लासगो सम्मेलन, तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना था, तो ये भी आपके सही है, तो असुमेलित रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा कि निम्न में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन में कौन कौन उदाहरण नहीं रहते हैं वो आपको बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा कि चीनी का पानी में घुलना, तो ये आपके रहता है भौतिक परिवर्तन, जो कि सही है। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने के बाद आप वापस वो लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आपका रहता है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है, और रासायनिक हो गया। श्वसन प्रक्रिया, तो ये भी आपके रहती है रासायनिक, क्योंकि आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और वापस आप CO2 को छोड़ते हो, तो इसमें आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है भाई, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन नहीं रहने वाला। गर्म करने पर प्लेटिनियम तार का चमकना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबक में बदलना, तो ये भी आपके भौतिक परिवर्तन रहता है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन कौन से नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो इसमें आपको 100 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि असुमेलित युग्म, एक तरफ दे रखा सूत्र, सामने दे रखा उसका रूढ़ नाम, तो इसमें असुमेलित कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो CH4 मार्स गैस या मीथेन कह सकते हैं, CH3OH इसमें आ जाएगा आपके कास्ट स्प्रिट, तो बिल्कुल सही है। CHCl3 तो इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3 जो होता है इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ये कथन सही है भाई, ठीक है ना। और HC⋯OH इसको मिथेनॉल नहीं कहते हैं, ये कथन आपके गलत है, तो इसमें 4 नंबर कथन जो है ये आपके गलत हो जाएगा। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 9 का GK वाला पेपर का सॉल्यूशन, जो कि कलाम एकेडमी का SI भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का पेपर। अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।